सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो हमारी आज की ये बिल्कुल एक छोटी सी क्लास जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था पहले अध्याय का, हमने जो श्रृंखला चला रखी है एनसीईआरटी की 12th क्लास की, जो कि नेट यूजीसी और स्कूल लेक्चरर या पीजीटी एग्ज़ाम जो नवोदय केंद्रीय विद्यालय उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। अब आज हमारा जो पॉइंट है वो है नई तकनीकें तथा प्रश्न। इससे पूर्व हमने जितना ये पढ़ा उसमें हमने ये जाना, ये हमारा 10 नंबर पॉइंट क्या था, ये था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे होती है। कनिंघम को थोड़ा सा भ्रम होता है और फिर एक नवीन प्राचीन सभ्यता का पता चलता है। 1921 में खोज हुई और 1924 में मार्शल इसकी औपचारिक घोषणा करते हैं। फिर हमने उसके स्तर विन्यास का देखा कि किस तरह से इसका जो उत्खनन किया जाता है। तो अब हमने ये देखना है कि इनकी नई जो टेक्निक है उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न जो हैं पुरातत्वविदों के जहन में उठे उसका हम जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। यहाँ मैं इसको रोकना चाहूँगा, अब आपको इस बात को समझाने के लिए यहाँ ले चलता हूँ। क्षैतिज, अब क्षैतिज क्या था मैंने आपको बताया था, खुदाई जब किसी स्थान की करते हैं अगर वो इस तरह सीधी करें तो वो क्षैतिज है। तो इससे पूर्व के जितने पुरातत्वविद थे वो इस तरह खुदाई कर रहे थे और यहाँ से सामान मिला, मान लो हड्डियाँ मिली तो एक जगह रख ली, यहाँ से मृदभांड मिले एक जगह रख लिए, यहाँ से कोई कृषि से संबंधित अवशेष मिले वो एक जगह। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मिलने वाली हड्डियाँ या कृषि के अवशेष इसके समकालीन हो सकता है उसका समय प्राक हड़प्पा के हों या हड़प्पा के बाद के उत्तर हड़प्पा के हों। तो जो इसके बाद व्हीलर आए, व्हीलर क्या है, वो एक ब्रिगेडियर थे। तो आपको पता है जो सेना से आए हुए लोग होते हैं उनमें अनुशासन तो कूट कूट के भरा होता है। तो जो व्हीलर थे उन्होंने क्या किया, उसका स्तर विन्यास, जैसे आपको पता है मोहनजोदड़ो है वहाँ पर 7 स्तर मिले हैं। तो पहले देखो, मान लो एक नीचे वाला स्तर कोई लोग रहते थे, बाद में ये तहस नहस हो गए और ख़त्म हो गई इनकी दुनिया, तो फिर यहाँ पर मिट्टी और ऐसे करके जम गया। फिर दुनिया रही, फिर वो ख़त्म हो गए तो मिट्टी और ये फिर दुनिया, फिर इस तरह से कुल 7 स्तर यहाँ से मिले हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसको अलग कर दिया व्हीलर ने, एक नई परिशुद्धता, भाई अलग अलग स्तर से अलग अलग जो चीज़ें मिली उनको अलग अलग व्यवस्थित रूप से उन्होंने किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। हम देशों की अगर बात करें तो 3 देशों में फैली हुई ये सभ्यता है। ये त्रिभुजाकार में 3 देशों में फैली, पाकिस्तान, भारत तथा अफ़गानिस्तान में फैली है। अफ़गानिस्तान में इसके कुल 2 स्थल मिले हैं, मुंडीगाक और शोरतुघई। शोरतुघई वही स्थान जिसका हम पूर्व में जिक्र कर चुके हैं, जहाँ से शोरतुघई अफ़गानिस्तान से नहरों के अवशेष मिले हैं, सिंचाई के प्रमाण। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। अब आज़ादी के बाद क्या था, सबसे बड़ी चुनौती, जो मुख्य स्थान थे वो तो पाकिस्तान चले गए। अब भारतीय पुरातत्वविद क्या है, भारत में उन स्थानों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कच्छ में हुए, कच्छ का रण जो कि गुजरात में पड़ता है, व्यापक सर्वेक्षणों में से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा भारत में सबसे ज़्यादा स्थान जो मिले हैं
वो गुजरात में ही मिले हैं। पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। तो हालांकि कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, लोथल जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, और हाल ही में हुई धौलावीरा की खोज जो कि धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। तो आप इन स्थानों को लिख लें, लोथल और धौलावीरा गुजरात में। राखीगढ़ी वर्तमान में जो नए स्थल, जितने खोजे गए स्थल है उनमें वर्तमान में सबसे बड़ा स्थान जो है वो राखीगढ़ी माना गया है। वहाँ हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं, खोजें होती ही रहती हैं, राजस्थान में भी हो रही हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपकरण का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहूँगा, आप जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन जो है यहाँ से बस आपने इसको समझना है कि पुरातत्वविद किस तरह से खोज करते हैं, उनके जहन में किस तरह के प्रश्न आते हैं, जितने भी सवालात होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है। ये है प्रश्न जो बनने हैं। वो तो इससे पहले हमने जो पढ़ लिया कि उनकी सामाजिक भिन्नता किस तरह की थी, उनके शिल्पकला कैसी थी, मोहरें किस तरह की थी, किस पत्थर से बनती थी, मोहनजोदड़ों के बारे में लिखना, उनकी बस्तियों के बारे में लिखना, उनकी नाली निर्माण जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके बारे में लिखना, सड़कों के बारे में लिखना, ये महत्वपूर्ण बड़े प्रश्न बनते हैं। यहाँ सिर्फ आपने अपनी समझ को विकसित करना है। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। जो यूरोपियन पुरातत्वविद थे, फॉरेन के जो थे, वो भी यहाँ पर खुदाई में कार्य करते रहे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण होता है खोज, सतह की खोज, और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये खोज भविष्य में अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। घबराना नहीं बिल्कुल भी कि ये याद होंगे या नहीं, प्रश्न जहाँ से बनते हैं अपने उस पर जिक्र कर लेंगे। तो कहते हैं जब व्हीलर आए, एक ब्रिगेडियर थे, वो खुदाई के लिए वो चलने लगे, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी, जो उनका साथी था, उसने चेतावनी दी कि हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने लगे। गादड़ा बोला नहीं रात ने, वाह। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ लें।
तो ये व्हीलर अपने उसके साथ जो हुआ वो लिख रहा है। आपको इसके बारे में याद कुछ नहीं करना, बस एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये है और कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। जैसा कि हमने देखा है हड़प्पाई लिपि। अब मेरे को ये बता, अब हमने जो पढ़ा था साथ साथ, हड़प्पाई लिपि में कुल कितने चिन्ह हैं? 375 से 400। लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि। किस तरह से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। हड़प्पा लिपि में सबसे लंबा अभिलेख, हमने पूर्व में जो पढ़ा है वो बातें पूछ रहा हूँ। सबसे लंबा अभिलेख कितने उसमें चिन्ह हैं? 26। सूचना पट जिसमें 9 चिन्ह थे वो कहाँ से मिला? धौलावीरा से। जितने तरह के क्वेश्चन हमने पूर्व की वीडियो में अच्छे से कर लिए हैं, जिनको याद नहीं आ रहे हैं वो 2 दफ़ा वीडियो को देख लें, पर अच्छे से कर लें। बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। भाई ये कहता है कि हड़प्पाई लिपि से तो प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य जो हैं वो ही इसको समझने में सहायक होते हैं। तो अब प्रश्न मान लो ये आ जाए कि हड़प्पाई लिपि को समझने में जो महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, ये सब ये इसको समझने में सहायक हैं। और हड़प्पा सभ्यता को समझने में सबसे विशेष योगदान किसका है? उनकी मोहरों का। मोहरें किससे बनती थी? सेल खड़ी नामक पत्थर से। मोहरें किससे बनती है? सेल खड़ी नामक पत्थर से। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु, जिसको हमने पूर्व में जिक्र कर लिया, मृदभांड, औजार, आभूषण वगैरह। इससे हमें उसको जानने में मदद मिलती है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। जैसे आज भी कोई वस्तुएं जो लगता है कि दोबारा से प्रयोग में ली जा सकती है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है, तो उसको दोबारा यूज करते हैं। और टूटी हुई वस्तुएं ये कह रहे हैं कि फेंकी जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। अब कोयल की आवाज़ आपको वीडियो में आ रही है, तो मुझे एक प्रश्न याद आ गया। आप मुझे ये बताएं कि मोर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है मोहनजोदड़ो के अभिलेखों में? क्या नाम था वो? हाजा। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहा है उन्होंने? मेलुहा। कल की वीडियो में बाय मिस्टेक मैंने एक चीज़ आपको ये कह दी थी कि नाव के चित्र वाली जो एक वो मिली है मोहर, वो मैंने बोल दिया था मेसोपोटामिया से मिली है, तो वो क्षमा चाहूँगा, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। इतना आपको ध्यान रखना है। खोजों का वर्गीकरण। भाई ये जितनी खोजें हुई हैं इनका वर्गीकरण किस तरह से हुआ? कोयल की आवाज़, इस मधुर जो ध्वनि है इसको आप महसूस करें, लेकिन ध्यान आपका वीडियो की तरफ रहे। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। आप इन चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की मधुर आवाज़, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे आसपास का वातावरण कितना शानदार है। आप एक काम ज़रूर करें, आपको एक संदेश देना चाहूँगा। मैं जहाँ बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, इसके आसपास पेड़ पौधे बहुत हैं मेरे गांव में, तो वहाँ पर क्या है कि पक्षी जो हैं काफ़ी रहते हैं। तो आप भी अपने हर फेस्टिवल को ग्रीन फेस्टिवल बनाना,
अपना जो भी त्यौहार हो, अपना बर्थडे हो, उस पर एक पेड़ कम से कम जरूर लगाएं और उसको परिवार का हिस्सा मानते हुए उसकी केयर करें। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण, या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। अब किस तरह से उसको वो वर्गीकृत करें कि कोई वस्तु क्या है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। अब ये समझने के लिए बातें सिर्फ समझने के लिए कि खोजों का वर्गीकरण। अब ये कहते हैं कि वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई वस्तु मिली है कि वो औजार है या आभूषण है या अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए। तो वो ये कहते हैं कि पुरातत्वविद क्या करते हैं, ये करते हैं कि किसी पुरावस्तु उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता, कि आधुनिक समय में वैसी वस्तुओं का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इससे वो समानता स्थापित करके उसका वर्गीकरण कर देते हैं। मन के चक्कियाँ, पत्थर के फलक, पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिससे वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में, या फिर भट्ठी में। अब जहाँ पर कोई वस्तु मिलती है तो उससे भी वो क्या है, उसको वर्गीकृत करने में उनको सहायता मिलती है। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हड़प्पा कपास के साक्ष्य आपको पता ही है कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वप्रथम। इसको इसीलिए तो इसका नाम पड़ा था अपने इंडिया, इंडस सिंधु, इसे। तो कपास के साक्ष्य सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। पहनावे के विषय में जानने के लिए तो इनकी मूर्तियों पर चित्रण जो किया गया है उससे ये जानते हैं किस तरह का पहनावा था। सूती वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिला है मोहनजोदड़ो से। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में। अब यहाँ मैं आपको ना, ये बस छोटी सी क्लास रही है, कितना है, इतना ही पार्ट है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि आपका पीछे का पढ़ा हुआ पता चल जाए कितना का आपको याद है। तो एक तो मुझे ये बता दें आप कि मिट्टी का जो हल है वो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा। मिट्टी का हल एक स्थान नहीं बताना, किन दो स्थानों से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। फिर आप ये बताएंगे शंख से बनी वस्तुएं कहाँ कहाँ पर मिली हैं। फिर आप ये बताएंगे कि शिल्पकला का मुख्य केंद्र, औद्योगिक केंद्र कौन सा था, ये बताएंगे। तीन चीज़ें, शिल्पकला का मुख्य केंद्र, शंख की बनी वस्तुएं कहाँ से मिली, और दूसरा है मिट्टी का हल कहाँ से मिला। ये चीज़ें बताएं। गला भी खराब है आज। व्याख्या की समस्याएं। पुरातत्व व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। ये लास्ट में और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कुछ। ये कहते हैं कि जो व्याख्या है, अब उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में, कि कैसे डिफाइन किया जाए कि वो कौन से धर्म को, कौन से कल्चर को, कौन से धर्म को मानते थे। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियाँ, मृण मूर्ति क्या होती है, मिट्टी की मूर्ति, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल है। इन्हें मातृदेवी की संज्ञा दी गई। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा पुरोहित राजा। तो पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है, MJD यानी कि मोहनजोदड़ो से।
अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया। इनमें विशाल स्नानागार, कालीबंगा और लोथल से मिली वेदिकाएं। अब आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ लास्ट वाली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि कैसे वो ये मानते थे कि यहाँ धार्मिक कोई कार्यक्रम हुआ था, धार्मिक प्रथाएं थी। अब ये जो विशाल स्नानागार कहाँ का महत्वपूर्ण, देखो स्नानागार तो हड़प्पा में भी मिला है, पर प्रसिद्ध कहाँ का है स्नानागार? मोहनजोदड़ो का। ध्यान रहे, कंपटीशन की क्लास वाले भी देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी अगर कोई रचना पूछी जाए, संरचना पूछी जाए, तो बड़ी तो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, लगभग वो 45 मीटर है। और सबसे प्रसिद्ध रचना पूछी जाए तो स्नानागार, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध रचना स्नानागार, सबसे बड़ी अन्नागार, और हड़प्पा की सबसे प्रसिद्ध अन्नागार। तो 12वीं वाले इस कन्फ्यूजन में मत जाना, कंपटीशन वालों के लिए बता रहा हूँ। तो ये विशाल स्नानागार, अब देखो बहुत बड़ा स्नानागार है। जैसे हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं स्नान के लिए, तो वो वहाँ पर बड़ा स्नानागार है, तो इसका मतलब वो धार्मिक क्रियाएं होती हैं। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर वहाँ पर कोई धार्मिक क्रियाएं होती होंगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये ध्यान रखें, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा और लोथल से। मोहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, मोहरों पर जो जानवर बने हैं उनमें एक सींग वाला, जिसको कुबड़युक्त इन्होंने बैल कहा, हालांकि ये बैल नहीं है, इसको नाम दिया गया है यूनिकॉर्न, मतलब एक काल्पनिक पशु है। एक सींग वाला जो कुबड़युक्त पशु है उसको यूनिकॉर्न नाम दिया गया है, ये काल्पनिक पशु है। इसकी 2 चांदी की मोहरें भी मिली हैं मोहनजोदड़ो से, यूनिकॉर्न प्रतीक वाली, और कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति तो मिली है। तो एक सींग वाला जो जानवर था, ध्यान रहे, एक श्रृंगी जो यूनिकॉर्न या एक सींग वाला जो जानवर, वो इनका क्या था? पवित्र पशु था। पवित्र पशु कौन सा था? एक सींग वाला जानवर। तो पवित्र पक्षी आप मोर को रख लो, हाजा को। कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बिठाया गया है, आप राइट साइड देख सकते हैं। तो ये योगी की जो मूर्ति है, इसके चारों ओर जानवर है, और इसको क्या नाम दिया गया? आद्य शिव। तो योगी की मूर्ति या आद्य शिव की मूर्ति कहाँ से मिली? MJD। इसके चारों ओर जानवर है, हाथी, गैंडा, भैंसा, ये बने हुए हैं इनके चारों ओर, हाथी, गैंडा, भैंसा और बाघ, 4 ये बने हुए हैं। नीचे हिरण है पालथी बना के बैठा, और ऊपर इनके लिपि के चिन्ह हैं। तो ये आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब इनका ये मानना है कि ये आद्य शिव रहे होंगे। अब देखो आगे कोई एक पुरातत्वविद आएगा, वो कहेगा कि आद्य शिव है ही नहीं। किस आधार पर देखते हैं? हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। मतलब ज्ञात, आज के समय जो धर्म है इससे उसकी तुलना करके देखेंगे, अगर इससे संबंधित कोई बात मिलती है तो उसको उस धर्म से वो रिलेटिव कर देते हैं, क्योंकि अधिकांशतः ये बात आगे ज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती हैं। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक ग्रंथ, अब ये देखो इस बात को वो गलत साबित करेंगे कि ये आद्य शिव हो ही नहीं सकता। कैसे? गौर करना थोड़ी सी। यहाँ वो कहते हैं कि
ऋग्वेद काल कौन सा था? वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है उत्तर वैदिक काल। यहाँ मैं आपको डिफाइन कर दूंगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल और ऋग्वैदिक काल अभी आगे वाले पृष्ठ में। तो उस समय रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है, रुद्र जो नाम। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है, कि जिसके चारों ओर कोई जानवर और मवेशी के स्वामी के रूप में रुद्र को नहीं दिखाया गया। तो दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। फिर क्या यह कोई शमन था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? ये कहते हैं कि जो ऋग्वेद में रुद्र दिया गया है, जो शिव दिया गया है, वो जानवरों का या मवेशियों का स्वामी तो है ही नहीं, और मूर्ति में दिखाया गया कि उसके चारों ओर जानवर पशु हैं। ठीक है, तो ये कौन हो सकता है? तो ये यहाँ कहा इन्होंने, क्या यह कोई शमन है? शैमन कहते हैं, शैमन जो बाबा जी होते हैं ना, ओम स्वाहा बोल बच्चा तेरे को क्या चाहिए, वो जो है ना शैमन। शैमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क, ठीक है, क्या करो एक वो थे यहाँ करो चुरस्ता पर जाओ और नारियल रख दो और तो कर दो काला कुतिया नहीं तरह की आ चीज गाल दो और थारो ही आओ जी नौकरी लाग जाओ, जितना बेरोजगार बहुत बाबा गंजा है। मैं नहीं गया था भाई, मेरे को बाबा जी ने यही कह दिया था कि आपकी नौकरी लगेगी नहीं, लेकिन मैं तो फिर भी लगा गया। हाँ, तो ये बात हो गई। तो ये यहाँ मोहरें या लिंग, ये देखो ये मोहरें हो सकती है या लिंग चित्र में दिखाया गया है। तो अब हम आगे इसको बढ़ते हैं। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक विभिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं और सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बड़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते। भाई लिपि पढ़ी नहीं गई फिर भी इतना कुछ जान गए, अगर लिपि पढ़ी जाती तो क्या कुछ होता। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। द्विभाषीय लेख मतलब कि उसमें अगर किसी जैसे मेसोपोटामिया के समकालीन है ये सभ्यता, तो अगर उनकी लिपि इनकी यहाँ लिखी होती तो पढ़ के पता तो चल जाता। तो द्विभाषिक कोई अभिलेख नहीं मिला, इसमें सिर्फ हड़प्पा की लिपि लिखी गई है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक आनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृदवाण बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी जैसा कि आजकल? दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? नारी मृणमूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किया है, यानी कि खोज किए, और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। यहाँ पर इन्होंने मोहरें और लिंग को दिखाया है। लाजवर्दमणि, जैस्पर, चाल, शेरनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं को इस तरह से इन्होंने दिखाया है। यहाँ पर ये मिट्टी की खिलौना गाड़ी जो कि कालीबंगा से मिली है, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। अब मेरे को आप ये बताओ, मिट्टी का हल चोलिस्तान और बनावली, चोलिस्तान पाकिस्तान में है और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर इन्होंने, अब मैं आपको बता दूंगा वो सिंधु घाटी और वैदिक का कालक्रम, ये तीन भागों में बांटा हुआ है। पाषाण काल जिसको हम कहते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल के तीन उपभाग हैं, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, इस तरह से, ठीक है। और आरंभिक जो कृषक और पशुपालक मानव के अवशेष मिलते हैं वो नव पाषाण काल में मिलते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ जो आई हैं वो 6000 ईसा पूर्व में। ध्यान रहे कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग शुरू किया, वो थी
तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी है? कांस्य युगीन। यहाँ पर कांसा, तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनता है। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता थी मोटे रूप में 1900 तक, और उसके बाद आ जाती है उत्तर हड़प्पा। और 1500 से 600 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता रहेगी? वैदिक सभ्यता। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक वैदिक सभ्यता। और ये महत्वपूर्ण बात, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहा नहीं था। लोहे की खोज कब होती है? लोहे की खोज होती है 1000 ईसा पूर्व में। मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, यूपी में एक स्थान पड़ता है अंतरंजी खेड़ा। अंतरंजी खेड़ा, वहाँ से सर्वप्रथम लोहा मिलता है 1000 ईसा पूर्व में। और 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक आरंभिक ऐतिहासिक काल। यह सभी तिथियाँ अनुमानित हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट 1875 में कनिंघम की रिपोर्ट। कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल। और 1921 माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। ध्यान रहे, दयाराम साहनी पहले काम करते हैं, उसके बाद MS वत्स करते हैं। 1925 में इन्होंने उत्खननों का प्रारंभ लिखा है, लेकिन खोज तो मोहनजोदड़ो की पहले ही हो गई थी 1922 में, ठीक है। और उसके बाद लोथल में खुदाई की बात करते हैं, तो लोथल की खुदाई कब शुरू होती है? 1955 में। कौन करता है? SR राव। और 1960 लिख दिया कालीबंगा में उत्खननों का प्रारंभ, BB लाल व BK थापर। और हालांकि कालीबंगा की जो खोज है वो 1953 में हो गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। देखो, एक खोज होना, एक उत्खनन उसके बाद में शुरू होता है काम विस्तृत रूप से। तो अमलानंद घोष 1953 में कालीबंगा की खोज कर देते हैं, बाद में BB लाल व BK थापर इसका उत्खनन करते हैं। तो बहावलपुर के उत्खनन और मोहनजोदड़ो में ये बातें अमेरिकी दल द्वारा, ये नॉर्मल बातें। और लास्ट में आपने ध्यान रखना है, 1990 में RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खनन प्रारंभ किया गया, R बिष्ट द्वारा। तो धोलावीरा की बात होगी। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, कच्छ गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन सभी प्रश्नों को आपकी बुक में ही यहाँ आगे मिलेंगे। PDF जिनके पास नहीं है वो PDF मैं उपलब्ध करवा दूंगा। देखो, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, तो मोहनजोदड़ो की विशेषताएं हमने पढ़ी थी ना, प्रत्येक वो 2 भागों में बंटा हुआ था। एक को पूर्वी टीला कहते थे, पश्चिमी टीला, पश्चिम में दुर्ग होता था। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन, तो कच्चे माल की सूची किस तरह कहाँ से आता था। पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, ये भी प्रश्न आ गया। शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य, ये भी हमने देख लिया पीछे, ठीक है। तो मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची, मनके किस किस से बनते थे, ये भी पूर्व में हमने प्रश्न पर जिक्र कर लिया। तो अब मुझे आप इस एक प्रश्न का उत्तर दें कि नहरों के अवशेष कहाँ से मिले। दूसरा ये बताएं कि जो अपने बाट थे, वो बाट किस पत्थर के बनते थे। फिर आप मुझे ये बताएं कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर कुल कितने कुएं मिले हैं, ये भी बात पूर्व में आई है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से करके देखना, ठीक है। ये अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, बाकी जो हमने पढ़ लिया इसमें सारा अच्छे से आप कर लेना, मुख्य मुख्य बातें। और यहाँ से प्रश्न, जितने छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं, तो आप जितने लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री में 100 में से 100 लेने हैं नंबर, तो वो क्या करें, किस तरह से वो अपने नोट्स बनाते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो मुझे मेरे साथ एक बार साझा ज़रूर करें। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं भी कुछ एक्स्ट्रा करूँगा और अपने इसको बहुत आगे तक। अब जितने मुख्य स्थान हैं, धोलावीरा है, लोथल है, चनहुंदड़ो है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, बनावली है, राखीगढ़ी है, दैमाबाद है, आलमगीरपुर है, मांडा है, इनको मानचित्र में भी हमें देखना है। तो मानचित्र मैंने वैसे मेरी क्लास से रिकॉर्ड की हुई है मानचित्र की, पर आपके लिए और कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।